नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों कल हमने हमने थोड़ा बहुत देखा था किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। और आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मेटल्स के कुछ फैक्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि कौन सी मेटल किस के साथ रिएक्ट करके कौन सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाती है, वो हम करेंगे आज की वीडियो में। ओके, बाकी कल भी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं पूरा मेटल्स और नॉन मेटल का डिटेल दिखाऊंगा कि वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं, जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आपका पेपर में पूछा जाता है। जैसे आपको बोल देगा कि भाई बेकिंग सोडे का फॉर्मूला बताओ, या फिर बताओ जो पोटाश अलम होती है, फिटकरी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सारा हम कल की वीडियो में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल से। ये तो आपको पता है कि हमने देखी थी मेटल्स की प्रॉपर्टी में, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि मेटल जो थी वो क्या थी, ना तो उसमें मेलिएबिलिटी थी, ना ही उसमें डक्टिलिटी थी नॉन मेटल में। तो और मतलब अपोजिट होते हैं सारे आपके मेटल से। जैसे मेटल में जो थी वो घंटे बजाने जैसी आवाज़ आती थी, ठीक है। तो मतलब उसमें सोनरस की प्रॉपर्टी थी, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी थी, और आपके डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। वहीं नॉन मेटल में ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, एक्सेप्शंस ऑल ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शन की अलग अलग से क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, अच्छे से करवाए जाएंगे। ओके, जैसे हम देखते हैं कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होती हैं, वही हम देखते हैं कि नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन उसमें एक्सेप्शन आती है कि जो आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप आपका डायमंड, तो डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज हम देखेंगे कुछ नॉन मेटल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेगेटिव नॉन मेटल फॉर्म्स नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो आपके मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। तो ये जो आपके नॉन मेटल है ये क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। जैसे आपका Cl नेगेटिव, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। O नेगेटिव, N नेगेटिव, इस तरह से सारे नेगेटिव इसमें एनायंस ये बनाते हैं। दे लैक और मेटालिक एट्रीब्यूट्स, जो कि हमने पता है कि मेटालिक कैरेक्टर इनमें नहीं रहता है। दे आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या रहते हैं, इंसुलेटर रहते हैं। एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, जो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रोप होता है ग्रेफाइट, वो आपका आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जो आप बोलते हैं ना लेड पेंसिल, तो वो लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, उसमें ग्रेफाइट लगा होता है। ओके, यह भी आपको पता होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम नॉन मेटल्स की। तो टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें क्या आ रहा था, नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, Cl नेगेटिव आ रहा था। तो इनके पास टेंडेंसी रहती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने गेन करते हैं, ठीक है। Non-metal have tendency to acquire electron configuration similar to those of noble gases by gaining or sharing electron when they react with metals। देखिए हमने यहाँ देखा, तो ये सारी हमारी नॉन मेटल्स आई, ये सारी हमारी नॉन मेटल्स आई, जैसे ये आया, ये सारी हमारी नॉन मेटल है। और जो हमने देखा था, जो हमारा ग्रुप नंबर 18 आएगा, ये है आपका इनर्ट गैसेस, या फिर इसको नोबल गैसेस कहते हैं, यानी कि इनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहता है। तो जैसे फ्लोरीन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर सके और नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। यानी कि हर किसी को चाहिए इस दुनिया में, जो भी चीज़ है उनको चाहिए स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी आती है कि या तो कुछ गेन करके या तो कुछ लूज़ करके। ओके, तो नॉन मेटल के केसेस में ऐसा ही होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ताकि वो अपना इनर्ट ऑक्टेट जो है पूरा कर सके। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि जैसे हमने देखा था कि मेटल्स को चाहिए 1 से लेकर 3 तक अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहीं अनलाइक मेटल्स द आउटर ऑर्बिट ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटल हैज़ 4 to 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। वहीं हमने देखा था 1 से लेकर 3 रहते हैं हमारे मेटल्स में, कल की वीडियो में हमने देखा था। नेक्स्ट है हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमने देखा था, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें हमने देखा था कि नेगेटिव जो होते हैं वो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो सारे अब क्या थी, आपकी नॉन मेटल्स थी। तो नॉन मेटल्स थी, तो इसलिए इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। याद रखें कि ये क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे वो मेटल के ऑक्साइड बना रहे थे, वही ये नॉन मेटल के ऑक्साइड बना रहे थे। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं वो एसिडिक रहते हैं नेचर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका। ओके, यहाँ से एसिडिक बनते हैं।
ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो आपका ऑक्साइड जो बनेंगे नॉन मेटल के, वो एसिडिक बनेंगे या फिर बेसिक बनेंगे या न्यूट्रल बनेंगे। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, एसिडिक रहेंगे। मैक्सिमम एसिडिक, न्यूट्रल भी होते हैं कुछ कुछ। ओके, तो बाकी था यहाँ पे जो, जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO, तो उसमें अगर कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिटमस टेस्ट के बाद, वो बेसिक चीज़ है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिटमस टेस्ट, लिटमस जैसे ब्लू लिटमस टू रेड में बदल लेता है तो वो एसिड बदलता है, ठीक है। ब्लू टू रेड बदलेगा तो ये तो वो रहेगा आपका एसिड। वहीं अगर आपका रेड टू ब्लू बदलता है तो वो रहता है बेसिक। ये आपको पता होना चाहिए सारा। ओके, जो इनके ऑक्साइड है वो एसिडिक रहते हैं नेचर में, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो ऐसे वो तो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। ऐसे तो जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन उनके कुछ ऑक्साइड्स रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ये, तो ये अब वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो वही थे। वैसे सल्फर के ऑक्साइड हैं आपके वाटर के साथ मिलके, भाई देखो कितना खतरनाक एसिड बना रहे हैं ये, एस्ट्रोसफोर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यार कि ये क्या करते हैं, एसिडिक फॉर्म करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल रिएक्ट with air are kept immersed in water as phosphorus when kept open in air it start burning, so it is immersed in water। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे हम देखते हैं ना सोडियम और पोटाशियम को हम रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, वहीं एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि फॉस्फोरस को किस में रखते हैं। तो हमने तो वही पढ़ा होता है सोडियम और पोटाशियम, तो हम सोचते हैं कि इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो ये हाँ से याद रखें, इसको पानी में डाल के रखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती हैं, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती है वाटर के साथ। समझ गए? चलिए अब कुछ देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़। तो चलिए अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले आपको पता है, पहले आता है आपका हाइड्रोजन। तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन उनका मास नंबर जो है डिफरेंट रहता है। ओके, तो इसका प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, इसके यहाँ पे 3 आइसोटोप्स आते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको जब मैंने करवाया था ना कि किस तरह से हम आइसोटोप्स वगैरह, तो मैंने इसी का एग्जांपल देके करवाया था। जो वीडियोस पुरानी देख रहे हो उसमें मैंने इसको डिटेल में करवाया था। जो आपका प्रोटियम रहता है, इट इज़ इट इज़ द ओनली एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन इज़ नॉट फाउंड इन द एटॉमिक फॉर्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं ना कि ऐसा कौन सा आपका इसमें एलिमेंट है जिनका जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो आपका प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है, तो इसका रहता है 1H1, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। फिर आता है आपका ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन इसमें पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड इट इज़ फॉर्म इन द हैवी वाटर। देखिए आपको पता है कि हैवी वाटर आपका कहाँ यूज़ होता है, जब भी आपके जो परमाणु क्या होते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिनसे परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो उनमें ये यूज़ रहता है उसको ठंडा करने के लिए, ड्यूट्रियम हैवी वाटर इसको कहते हैं, ठीक है। 1H2 इसका फॉर्मूला रहता है। वहीं आप बात करें ट्रिटियम की, तो ये इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा रहता है आपका हाइड्रोजन का, तो ट्रिटियम रहता है, तो इसका फॉर्मूला रहता है 1H3। इसमें हमारे 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से हाइड्रोजन कौन कौन सी कंपोनेंट बनाता है। तो आपको पता है कि वाटर बनाता है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे आपसे कि अब हाइड्रोजन हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला H2O, लेकिन इसको किस तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं अच्छे से, अगर इसको पढ़ना तो ये होता है डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। ये पहली बार सुन रहे होंगे आप में से बहुत लोग, डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। ओके, और 104.45 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। पिकोमीटर है, PM मतलब पिकोमीटर, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, तो 10, और पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए आपके। ओके, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो बनाता है, कहाँ कहाँ काम आता है। वाटर का आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का काम करता है,
एजेंसी हमारी बॉडी, हम मतलब पानी के बिना हम नहीं रह सकते, और इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। ये तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ओके, बाकी रहता है कि वाटर इज द ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, odorless एंड टेस्टलेस कंपाउंड विच इज फाउंड ऑन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि 71% हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर है। ठीक है, और वाटर इज द बेस्ट सॉल्यूमेंट रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है आपका वाटर। ओके, वाटर इट इज वाटर इन द प्योर फॉर्म इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये तो आपको पता है कि ऐसे वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नमक डाल दो, आयंस जैसे आयंस में आ जाएंगे, तो भाई वो आपका विद्युत का आपका सुचालक की कहते हैं कंडक्टर जो है बन जाता है। 4 डिग्री पे, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईएस्ट डिग्री जो रहती है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, यानी कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और 4.786 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो वाटर इज यूज एज ए कूलेंट इन व्हीकल टू केप द इंजन कूल, ये भी आपको पता होता है कि रखा जाता है। चलो और देखते हैं कुछ। हाँ जी, तो फॉस्फोरस की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर रहता है आपका 15, 285 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, एटॉमिक मास रहता है इसका 30। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कलरलेस है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर आएंगे इसके 3 आइसोटोप्स, फॉस्फोरस 31, 32 और 33, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, 31, 33, 30 इसमें। ठीक है, उनका नाम कुछ और तो नहीं होता, नहीं। अब देखिए, अब हम देखिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंस, यानी कि थोड़ा चमक आती है इसमें। ठीक है, चमक की प्रॉपर्टी रहती है इसमें थोड़ी सी, दैट इज इट ग्लो इवन इन डार्क, थोड़ा सा ग्लो भी करता है ये थोड़ा डार्क रूम में। फॉस्फोरस इज स्पेशली फाउंड इन द लिविंग सेल, एनिमल और प्लांट सेल में फॉस्फोरस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आएगी बात फॉस्फोरस की। हमारी बॉडी में 0.6 से लेकर 0.7 ग्राम किलोग्राम जो हमारा फॉस्फोरस रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें सारे कंपोनेंट ही देख लेते हैं हम इसमें हमारी बॉडी के अंदर। देखिए, बाट रहता है हमारा 62%, हमारे पास प्रोटीन रहता है हमारा 16%, पोटाशियम 0.4, सल्फर 0.2, सोडियम भी 0.2, क्लोरीन भी 0.2, मैग्नीशियम 0.1, फैट 16%, मिनरल 6% और कार्बोहाइड्रेट 1% रहता है। ऑक्सीजन रहती है 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5, फॉस्फोरस 1.2% रहता है हमारे बॉडी में। ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी बोन्स रहती हैं वो किससे बनी होती है? सोडियम कैल्शियम फॉस्फेट से बनी रहती हैं और फॉस्फोराइड से बनी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, तो ब्लैक फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और वायलेट फॉस्फोरस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, इतने एलोट्रॉप रहते हैं। अब करेंगे कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे, वाइट और येलो फॉस्फोरस के बारे में। इट स्टार्ट बर्निंग ऑटोमेटिकली इन ओपन एनवायरनमेंट, तो हमने पिछले पीछे भी पढ़ा कि फॉस्फोरस जो है वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। इट प्रिवेंट बर्निंग एंड बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ केप्ट इमर्स्ड इन वाटर, तो इसको पानी में डाल के रखते हैं। ठीक है, P4 इस तरह का इसका फॉर्मूला रहता है, P4। नेक्स्ट देखेंगे हम वाइट और येलो फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस डिजोल्व इन बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कॉस्टिक सोडा में, इट इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर टू फॉर्म फॉस्फाइन और सोडियम फॉस्फाइड। व्हेन वाइट फॉस्फोरस एक्सपोज टू लाइट, इट इट्स कलर टर्न येलो, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड येलो फॉस्फोरस, यानी कि वाइट फॉस्फोरस को ही हम येलो फॉस्फोरस कहते हैं। ठीक है, फॉस्फीन का फॉर्मूला है ये, फॉस्फीन। हाँ, और ये फॉस्फीन इज अ गैस, और ये पता कहाँ से निकलती हैं? जितने भी आपके रूमिनेंट जानवर रहते हैं ना, जुगाली करने वाले, तो उनमें ये पाई जाती है। और इनका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो भी आपके जुगाली करने वाले हैं, तो जो हमारा क्या था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो आपको पता है कि जुगाड़ी करते तो मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो उसी का मतलब मीथेन गैस निकलती थी, तो फॉस्फीन भी उसी की तरह का कुछ गैस थी। तो और ये गैस जो हमारा जो मार्स की, कौन सा मार्स पे, मार्स नहीं, वीनस पे ये गैस जो है मिली थी। और वो ये गैस तभी मिल सकती है जहाँ पे कोई रूमिनेंट जानवर रह रहे हों। तो फिर साइंटिस्ट जो थे, अभी कुछ पहले रिसर्च चली थी कि वीनस पे वो फॉस्फीन गैस बहुत मात्रा में पाई गई थी, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये फॉस्जीन जो होती है वो जहरीली गैस होती है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस, एलोट्रोप फॉस्फोरस में देखेंगे हम येलो और वाइट फॉस्फोरस के यूज़। द मेजर यूज़ ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्मोक बॉम्ब। जो भी आपके पटाखे वटाखे चलाते हो ना, ये अपने दिवाली पे जलाए होंगे, उनमें यूज़ होती है स्मोक स्क्रीन बनाने में। स्मोक स्क्रीन देखी होगी आपने, जो आपके पबजी खेलते हो ना, तो वो स्मोक वाले फेंकते हैं ऐसे बॉम्ब जैसा, दीवार जैसे मुझे धुआं जैसा हो जाता है, तो वो यही होती है स्मोक स्क्रीन। और फायर क्रैकर इनके पटाखों में यूज़ होती है। रेड फॉस्फोरस ये रहता है आपका, रेड phosphorus is also composed of four atoms of phosphorus, but their molecular structure is similar to a linear chain. Red phosphorus is formed when white phosphorus is heated about, और कब बनती है जब white phosphorus को जब हम हीट करेंगे। ओके, और ये कोई ग्लो नहीं करता है, रेड फॉस्फोरस ग्लो नहीं करता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। मैस्टिक में यूज़ होता है शायद ये, हाँ, मैस्टिक का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, तो वहाँ पे ये यूज़ रहता है आपका। NPK जो आपकी खाद रहती है ना, उर्वरक फर्टिलाइज़र, तो उसमें का भी उसका भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। मेडिसिन में भी यूज़ रहता है इसका। फिर वायलेट फॉस्फोरस है आपका, तो ये भी वाइट फॉस्फोरस को हीट करने पे ही बनता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? JHW हिट्रॉफ ने की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसमें देख लेते हैं कुछ सल्फर का। सल्फर इज़ येलोइश डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल S। अब भाई सल्फर की बारी, फॉस्फोरस हो गया भाई, सल्फर की बारी देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना रहता है? 16 इसका एटॉमिक नंबर है रहेगा। बस इतना इतना ही याद रखो, बेसिक बेसिक चीज़ें कर पढ़ाऊँगा मैं भी आपको। टू इंक्रीज द इलास्टिसिटी एंड हार्डनेस ऑफ नेचुरल रबर। आपको पता है कि जो हमारा सिंथेटिक रबर रहता है ना, नेचुरल रबर रहता है, तो उसकी होती है वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन में जब हम उसको मतलब थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सल्फर ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका नेचुरल रबर है, उसमें कौन सी एलिमेंट यूज़ किया जाता है ताकि उसकी हार्डनेस को बढ़ाया जा सके, तो होता है आपका सल्फर। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ सल्फर। फंजीसाइड्स में यूज़ होता है आपका सल्फ़र। और जितने भी आपके जैसे गर्म चश्मे होते हैं ना, जैसे हमारा मणिकरण में है, तो वहाँ पे लोग नहाते हैं, बोल रहे कि यहाँ पे नहाने से बीमारी दूर होती है। तो उनमें क्या रहता है आपका, मतलब चर्म रोग यानी कि स्किन के रोग वहाँ पे कम हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सल्फ़र का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो सल्फ़र का कंटेंट ज़्यादा होने से जितने भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रहेंगे, जो भी फंजाई वगैरह से होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब वो हेल्प करता है इसको क्योर करने में। नेक्स्ट है आपका सेलेनियम। तो सेलेनियम इसका एटॉमिक नंबर 34। तो सेलेनियम क्या कहता है आपका, ये नॉर्मल सा देखिए इसका, सेलेनियम कहाँ यूज़ होता है ये देखेंगे। इट इज़ यूज्ड इन द फोटोकॉपिंग मशीन। जो आपका फोटोकॉपी मशीन होती है ना, उसमें ये यूज़ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका हेलोजेंस। तो हेलोजेंस आपके रहेंगी नोबल गैसेज। ठीक है, जो हम देखेंगे हमारा, सॉरी, हेलोजन में क्या आएगा आपका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा इसमें। हाँ, इसमें ये आएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और इसमें एस्टेटाइन और टेंसेटाइन, यह रहेगा आपका। फ्लोरीन इज़ अ गैस, ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड, और आयोडीन इज़ अ सॉलिड। और आयोडीन काफ़ी चमकता भी है, ये एक्सेप्शन है कि आयोडीन सबसे ज़्यादा चमकती हुई नॉन मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन के बारे में देख लेते हैं, हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, उसका मास रहेगा 18, गैस के फॉर्म में रहता है, और हेनरी मोसेन ने इसको डिस्कवर किया था। और कहाँ यूज़ रहता है ये, और ये सबसे हल्का हैलोजन है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, यानी कि ठीक ठाक इसमें रहता है। तो उपयोग देख लेते हैं। जो आपका टेफ्लॉन जैसे उच्च ताप फ्लोरोकेमिकल्स के निर्माण में, यानी कि जो टेफ्लॉन के निर्माण में, टूथपेस्ट के निर्माण में, फ्रिज वो AC में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उनमें ये यूज़ रहता है आपका फ्लोरीन। फिर है आपका क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35। ये भी गैस रहती है आपकी क्लोरीन। ये क्या रहती है, हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस रहती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है इसकी। और ये कहाँ रहती है आपकी, व्यंजक चूर्ण, अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस में भी इसका यूज़, टीयर गैस में इसका यूज़ रहता है। मस्टर्ड गैस CH3, क्लोरोफॉर्म औषधि बनाने में काम आती है। वस्त्रों को रंगीन करने में, सोने व प्लेटिनम धातु को निष्कर्षण यानी कि उनको चमकाने में। ठीक है, क्लोरीन जब गैस में हमारा पानी में डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, क्लोरीन की कुलीन डालते हैं हम। फिर है ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35, और इसका मास 79। ये जो होता है वो लिक्विड रहता है आपका। ठीक है, ओजोन परत में, जो आपकी ओजोन परत के लिए क्लोरीन से अधिक हानिकारक है ये जो आपका ब्रोमीन है। और कहाँ यूज़ रहता है, फोटोग्राफी में, जो सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में ये यूज़ रहता है आपका
कृषि में यूज़ रहता है आपका, इंसेक्टिसाइड्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ रहता है ब्रोमीन का। नेक्स्ट आपका आयोडीन, एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक मास 126। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका, सबसे भारी है ये और ओके। तो जो चमकीला रेवेदार एवं गहरे बैंगनी और काले रंग का होता है, एक को छोड़िए। विश्व का अधिकांश आयोडीन जो है समुद्रों में पाया जाता है, और आयोडीन आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो बीमारी होती है ना, घिंगा रोग, यानी कि आपका गोइटर बीमारी हो जाती है, तो उसका क्योर का काम जो है वो आपका आयोडीन करता है। ये T3 जो आपका थायराइड हार्मोन है उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है, उसका मतलब कंपोनेंट है उसका, उसमें हेल्प करता है ये। और ये आपका खाने के नमक के साथ आपको दिया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट है हमारा नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन। नेक्स्ट देगा, अब देखिए इनकी अलग अलग कलर की जो थी, थोड़ा सा इनका क्या रहता है, मतलब रंग रहता है। तो हीलियम का कलर देखिए, नियॉन का कलर देखिए, आर्गन का कलर देखिए कितना सुंदर है, क्रिप्टॉन का देखिए कितना सुंदर है वाइट जैसा, जीनन का कलर कितना सुंदर है। अब देखेंगे हीलियम। हीलियम जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो पानी के नीचे गोताखोर होते हैं, तो वो इसको पहन के इसको अपने सिलेंडर में डाल के लेके जाते हैं, क्योंकि हल्की गैस होती है, तो ये भी आपका सांस उस लेने में जो है हेल्प करती है। ठीक है, अब इसका और कहाँ यूज़ होता है, टायरों में, मतलब गुब्बारों में भरी जाती है। ये हल्की गैस है, जो बड़े बड़े गुब्बारे हैं उनको जब आसमान में चले उड़ जाते हैं तो हीलियम गैस होती है, क्योंकि इसका मास जो है काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो आपका गोताखोरों द्वारा श्वसन देने में इसका यूज़ रहता है, टायरों में भरने के लिए यही गैस यूज़ रहती है। नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक मास 20। अब इसमें ये वायु से भी हल्की होती है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है, मतलब ये वाली गैस नियॉन। और नियॉन लैंप्स का प्रयोग करने पर यह लाल नारंगी प्रकाश प्रदान करती है, यानी कि रेड और नारंगी कलर का प्रदान करती है। अब विज्ञापन प्रकाशित करने में बोर्डों के बल्ब में ये वाली गैस जो है भरी जाती है। संकेत पट्टियों में, यानी कि साइन बोर्ड्स में ये वाली गैस वो रहती है। निर्वात नली में, टेलीविज़न ट्यूब्स में ये वाली गैस जो भरी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका अर्गन, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। अर्गन एक रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील और मतलब अविषाक्त गैस है, यानी कि कोई इसमें रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, ना ही ये जलती है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी, हाँ ये याद रखें कि जो आप सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आपको 78% नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद अर्गन आती है, यानी कि तीसरे नंबर पर अर्गन आती है, उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उच्च ताप वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं में अक्रिय वातावरण, यानी कि इनर्ट जो उनके लिए एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प करती है। पार्किंग में, शराब निर्माण में, क्रायो सर्जरी में, कैंसर कोशिकाओं के उपचार में, विद्युत बल्बों में, उच्च ताप पर तंतुओं का ऑक्सीजनीकरण रोकने के लिए ये गैस जो है यूज रहती है। क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36, एटॉमिक मास 83। क्रिप्टॉन ये भी गंधहीन, ये सारी वही गैस है। उपयोग कहाँ रहते हैं इसका, ये रहती है आपकी, देखो ये आपका क्या फ़ोटो खींच रहा है, तो कहाँ यूज़ होगी, फ्लोरोसेंट लैंप्स में यूज़ होती है क्रिप्टॉन। और उच्च गति की फोटोग्राफी करने के लिए फ्लैश लैंप में भी ये यूज़ रहती है। ठीक है, तो ये रहेगी आपके फ्लोरोसेंट लैंप्स, और आपका फोटोग्राफिक लैंप फ्लैश लैंप में ये वाली यूज़ रहती है। नेक्स्ट आपका जीनन, तो जीनन कहाँ जाएंगे कि ये भी फ्लैश बल्बों में और कैंसर के उपचार में ये वाली गैस जो है यूज़ रहती है। रेंडन, ये कैंसर व ट्यूमर के उपचार में ये वाली गैस जो है यूज़ रहती है। तो इसकी एटॉमिक नंबर 86 और द्रव्यमान इसका 222, यानी कि मास इसका 222। ओके, तो यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक हम इसको ख़त्म करेंगे। बहुत पढ़ा दिया आपको, नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में करवा दिया। कल हम वो देखेंगे, मेटल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि मेटल्स थोड़ा सा छूट रहा है, तो मेटल्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या उसमें छूट रहा है और क्या क्या हमने पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे मेटल। तो वो वहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट छूट जाएंगे, वरना वो तो उसको हम साथ साथ में करेंगे। अब आपकी टैट की नोटिफिकेशन भी आ गई, तो टैट वाले पेपर को आराम से भरें उसके बाद। और प्लेलिस्ट तब तक बन ही जाएगी मेरी भी, तब तक प्लेलिस्ट मस्त बन जाएगी, तो आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।